गुड मॉर्निंग ऑल। जीपीएससी नर्मदा सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने दो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 200 तक हमने डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 200 टू 250। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हुए। क्वेश्चन नंबर 201, द लाइन or plane passing through the geographical north pole, geographical south pole and any point on the earth surface। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। देखिए मेरिडियन बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। मेरिडियन क्या होते हैं? जब किसी भी एक रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में हम अपनी सर्वे लाइन की एंगल को मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं हम मेरिडियन। तो उसके लिए हम रेफरेंस लाइन को तीन तरीके का हम रेफरेंस लाइन यूज करते हैं। सबसे पहला होता है ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है? इसके टॉप पॉइंट होता है ट्रू नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रू नॉर्थ या फिर जियोग्राफिकल नॉर्थ, और इसका जो बॉटम एंड होता है उसे बोलते हैं ट्रू साउथ एंड। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में हम जो भी लाइन गिवन है हम इसका एंगल मेजर करेंगे थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन। तो जब ट्रू ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है तो उस एंगल को कहते हैं ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग, दिस एंगल इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग। ट्रू मेरिडियन इज द, अब ये ट्रू मेरिडियन कभी भी चेंज नहीं होता। ट्रू बियरिंग किसी भी एक पॉइंट का कभी भी चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है हमेशा, क्योंकि इसको स्टेब्लिश करने के लिए जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ जनरली चेंज नहीं होता, इसलिए ट्रू मेरिडियन हमेशा कांस्टेंट होता है एक पॉइंट के लिए। दूसरा रेफरेंस पॉइंट होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको यूज करने के लिए हम कंपास को यूज करते हैं। कंपास सर्वेइंग में हम जनरली कंपास से ही हम सारा काम करते हैं एंगल मेजरमेंट का। जब भी हमें बियरिंग फाइंड करना होता है तो मैग्नेटिक बियरिंग हम फाइंड करते हैं, चाहे वो प्रिज्मेटिक कंपास हो सर्वेयर कंपास हो, तो उन सभी में हम मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन देता है। इसमें हम क्या करते हैं, कंपास को रखते हैं, कंपास नॉर्थ पोल और साउथ पोल पॉइंट करता है, और इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बनता है सर्वे लाइन का या पॉइंट का, उस एंगल को हम मेजर करते हैं। तो अगर कंपास को यूज करके जो मेजर किया जाता है मैग्नेटिक्स और साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को, देखिए फर्क क्या है यहाँ पे, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में दोनों अंतर है। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जब आ जाए तो ट्रू मेरिडियन आएगा, जब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आ जाएगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन आएगा। तीसरा होता है आर्बिट्री मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन मतलब जो आसपास की कोई ऐसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या परमानेंट स्ट्रक्चर, उनको हम एज ए रेफरेंस मानते हैं और वहां से एंगल मेजर करते हैं, जैसे कि कोई टावर हो गया, मीनार हो गया, चिमनी हो गया, इन सब से जो एंगल मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं हम आर्बिट्री मेरिडियन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर ड्रैग रिजल्ट्स टू। प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग दो प्रकार के ड्रैग होते हैं जनरली। जब भी कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर ट्रेवल करता है तो उस पर दो प्रकार के ड्रैग होते हैं, एक होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी, एक होता है ब्लब बॉडी। जब कोई बॉडी, स्पेशली टू डायमेंशनल बॉडी, अगर फ्लूइड के पैरेलली रखा जाए, फ्लूइड की वेलोसिटी के पैरेलली रखा जाए, तो इसमें यहाँ पे शियर फोर्स, इसमें शियर फोर्स जनरेट करता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल ड्रैग। ठीक है, दिस विल क्रिएट फ्रिक्शनल ड्रैग, और इस केस में प्रेशर ड्रैग बिल्कुल ना के बराबर होगा क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट्स अदर डायमेंशन। सो इन दिस केस ओनली फ्रिक्शनल ड्रैग विल बी जनरेटेड। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखेंगे और ये है फ्लूइड की डायरेक्शन, तो यहाँ पे प्रेशर ड्रैग काफी हैवी जनरेट होगा और शियर ड्रैग काफी ना के बराबर, क्योंकि शियर ड्रैग सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा। चूंकि थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है इसलिए फ्रिक्शन ड्रैग बहुत कम, प्रेशर ड्रैग बहुत ज्यादा लगेगा। इस प्रकार की बॉडी को कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी, और इस प्रकार की बॉडी को कहते हैं ब्लफ बॉडी। राइट, तो अब कह रहे हैं कि प्रेशर ड्रैग से क्या रिजल्ट, मतलब क्या मिलता है। तो प्रेशर ड्रैग मतलब ये वाला एग्जांपल है। तो प्रेशर ड्रैग से जनरली वेक फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, जहाँ पे बाउंड्री लेयर सेपरेट होता है। मान लो जैसे ये बॉडी मूव हो रहा है तो इसमें बाउंड्री लेयर में सेपरेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर में वेक फॉर्मेशन होगा। राइट, तो और ये वेक फॉर्मेशन का कारण क्या है, प्रेशर ड्रैग, क्योंकि प्रेशर ड्रैग इसमें यहीं पे लग रहा है। ठीक है, इस केस में, बाकी इन सब जगहों पे तो फ्रिक्शन ड्रैग लग रहा है, तो इसलिए प्रेशर ड्रैग रिजल्ट्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल विल जस्ट बिगन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू अ थ्रेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 mm इन डायमीटर। ये टेस्ट का प्रोसीजर है, किसके लिए, प्लास्टिक लिमिट के लिए। देखिए मैं आपको सारे लिमिट के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ।
लिमिट क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपल सॉइल में जब हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 0%, एक ओवन ड्राइड सॉइल हमने लिया, अब उसको हमने मिक्स करना शुरू किया वाटर के साथ और वाटर कंटेंट को हम इंक्रीज करते गए, तो उसकी वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है उसको, और वाटर कंटेंट में जो इंक्रीज कर रहे हैं उसको, इन दोनों को जो हम अगर एक चार्ट में प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसा चार्ट कुछ मिलेगा। इनिशियली स्ट्रेट लाइन और उसके बाद ऐसे। जहां तक स्ट्रेट लाइन मीन्स नो वॉल्यूम चेंज, ये एक्सिस शो कर रहा है वॉल्यूम और ये एक्सिस शो करता है वाटर कंटेंट। ठीक है, तो इनिशियली हमने वाटर कंटेंट को बढ़ाया, there is no volume change. Why? Because of water is occupying the empty space which was earlier occupied by the air. So इसके लिए एयर को जो पहले ऑक्यूपाई कर रखा था उसको वाटर फिल कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्लीटली जितने भी वॉइड्स हैं उसके अंदर वो वाटर फिल कर देगा, उसके बाद इसकी वॉल्यूम बढ़ने लगेगी। तो एक जोन यहाँ पे बनता है, एक जोन यहाँ पे बनता है और एक जोन यहाँ पे बनता है, तो टोटल 3 जोन बनते हैं, 3 लाइन बनता है जिससे जोन 4 बनते हैं। इस रीजन को कहते हैं सॉलिड स्टेट, इसे कहते हैं सेमी सॉलिड, इस रीजन को कहते हैं प्लास्टिक, इसको कहते हैं लिक्विड। ठीक, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वाटर कंटेंट है इसी को हम यूज करते हैं लिमिट को डिफाइन करने के लिए। तो लिमिट्स आप समझ सकते हैं, जो यहां पे लिमिट होगा इसको कहते हैं लिक्विड लिमिट। दैट मीन्स इफ द वाटर कंटेंट इज मोर देन WL देन soil will behave like a liquid. If the water content is less than WL liquid limit, then the soil will behave like a plastic soil. Similarly, in between this, इस रेंज के बीच में सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। और अगेन एक ऐसा रीजन आता है जिसके जिससे अगर हम वाटर कंटेंट को कम करेंगे तो सॉइल सेमी सॉलिड हो जाएगा और अगर इंक्रीज करेंगे तो प्लास्टिक। तो दीज आर द बाउंड्री लाइन। अगेन ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इस वाटर कंटेंट की वैल्यू से कम करते हैं, इसे कहते हैं प्लास्टिक लिमिट WP, और इसको कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, सबका नाम है श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। तो अगर श्रिंकेज लिमिट से कम करेंगे वाटर कंटेंट को तो एज ए सॉलिड बिहेव करेगा, और अगर इससे इंक्रीज करेंगे तो सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। और इन सभी लिमिट को कैसे पता लगाया जाता है कि कितने वाटर कंटेंट पे ये लिमिट है, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया, बट ये कितने वाटर कंटेंट पे लाई कर रहा है एक्चुअल किसी भी सॉइल के लिए, इसको पता लगाने के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो लिक्विड लिमिट के लिए टेस्ट है कैसाग्रांडे टेस्ट या फिर कोन पेंट्रेशन टेस्ट। उसमें हम 2m का ग्रुप बनाते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ रोटेशन देते हैं, कितने नंबर ऑफ रोटेशन या ब्लोज पे वो 2m का ग्रुप मैच हो रहा है, उससे हम पता लगाते हैं लिक्विड लिमिट। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है इस टेस्ट इस प्रोसीजर से हम क्या पता लगाते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, सॉइल को वाटर ऐड करने के बाद उसको रोल करते जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा वाटर कंटेंट है जिसपे अगर 3 mm का हम रोल बनाते हैं तो उसके बाद वो क्रम्बल होने लगता है, उसके बाद वो टूटने लगता है। तो यही है बेसिक प्रोसीजर कह लो, प्रिंसिपल कह लो, डेफिनेशन कह लो, किसके लिए, प्लास्टिक लिमिट को पता लगाने का। और जो वाटर कंटेंट पे हमें ये कंडीशन अचीव होता है, ये वाला कंडीशन अचीव होता है, उसको हम बोलते हैं कि दिस वाटर कंटेंट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट फॉर द गिवन सॉइल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 204 द वाटर रिक्वायरमेंट पर कैप्ट डिमांड इन लीटर पर डे पर पर्सन फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ दिस। जनरली क्या पूछते हैं कि अगर आपको कोई भी कंडीशन नहीं दिया हो, सिंपली पूछे कि पर पर्सन कितना होता है, तो 135 एज पर एज 1200, 135 लीटर पर आवर पर डे, दिस इज द बेसिक वैल्यू फॉर अ पर्सन। एक पर्सन 135 लीटर यूज करता है। ठीक, अब इस केस में क्या पूछा है कि पॉपुलेशन दे दिया, तो आप किसी भी इन्वायरमेंट की बुक में आप जाके सिंपली सर्च कर सकते हैं। तो ये फैक्चुअल वैल्यू है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, ये भी रेंज में नहीं आता, जनरली 135 टू 150 रेंज में रहता है, 135 टू 150। ठीक है, तो इस रेंज में आप इसको अप्लाई करते हुए देखेंगे। ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ये कम वैल्यू है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हायर साइड में है ये दोनों, तो यही रेंज एक बचता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विकेट अपरेटस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। विकेट अपरेटस, सबसे पहले विकेट अपरेटस 3 टेस्ट के लिए काम में आता है। आपसे इनमें से कोई भी पूछे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि कितने वाटर कंटेंट पे हमारा सीमेंट वर्केबल हो गया, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। जनरली 30% आता है वो ओपीसी के लिए। नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी परसेंट पे आती है, वाटर कंटेंट पे 30% पे। दूसरा टेस्ट होता है विकेट अपरेटस से इनिशियल सेटिंग टाइम, और तीसरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम, तो ये तीनों ही टेस्ट विकेट अपरेटस से होते हैं।
इनिशियल भी होता है, कंसिस्टेंसी भी होता है और फाइनल सेटिंग टाइम भी होता है। दूसरा इसमें क्या पूछते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए कितनी कंसिस्टेंसी मतलब वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी रखनी होती है। तो 0.85p, ये वैल्यू भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए विकेट अपरेटस से वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सीमेंट के अंदर। वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए है उसका 0.85 टाइम्स हमें रखना है, ठीक है। और साउंडनेस के लिए 0.78p, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं तो वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी रखेंगे, जितना स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है वाटर की उसका 0.78 टाइम्स हम साउंडनेस में यूज करेंगे और 0.85 टाइम्स इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज करेंगे। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू कितनी है इसके लिए हम विकेट अपरेटस से फाइंड करते हैं, ठीक है। दूसरा साउंडनेस टेस्ट के लिए मैंने बताया था लीक एटरलियर अपरेटस और ऑटोक्लेव अपरेटस, ये दोनों अपरेटस यूज होते हैं। फाइनेस टेस्ट के लिए हम ब्लेंस एयर परमिलिटी टेस्ट यूज करते हैं, ब्लेंस एयर परमिलिटी टेस्ट यूज करते हैं, सी भी यूज करते हैं बट मोस्टली परमिबिलिटी के लिए ब्लेंस एयर परमिबिलिटी टेस्ट यूज करते हैं। सलम वैल्यू के लिए सलम टेस्ट है, कोन पेनिट्रेशन कोन जिसे हम कहते हैं सलम कोन टेस्ट, वो करते हैं, कॉम्पेक्टिंग फैक्टर टेस्ट करते हैं, वीवी टेस्ट करते हैं, फ्लोर टेबल टेस्ट करते हैं, ये सभी सलम के लिए। आगे चलते हैं, इग्नियस रॉक रिच इन कैविटी इज, इग्नियस रॉक हम जानते हैं कि अर्थ पे सबसे प्लेंटी मात्रा में अवेलेबल है, 95% ऑफ द रॉक्स आर इग्नियस रॉक। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा इसमें से कौन सा इग्नियस रॉक इसमें से है जो कि रिच इन कैविटी, जिसमें कैविटी सबसे ज्यादा होता है। ग्रेनाइट हम जानते हैं इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट इग्नियस रॉक है, गैब्रो अगेन इग्नियस रॉक होता है जिसमें आयरन रिच होता है। डोलोमाइट क्या होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है। ये सेडिमेंट्री रॉक के अंदर भी आता है और इग्नियस रॉक के अंदर भी आता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट्स होता है तो इसमें काफी पोर्स होते हैं। तो यही पूछा गया कि रिच इन कैविटी, तो डोलोमिटिक रॉक। रेंज ऑफ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर, तीन प्रकार के फिल्टर हम यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए सेडिमेंटेशन करने के बाद फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में सबसे स्लो रेट जिसका होता है उसको बोलते हैं हम सोलोसैन फिल्टर, सोलो सैंड फिल्टर। उसके बाद जो हायर क्वालिटी का आता है या हायर रेट का आता है उसे बोलते हैं रैपिड सैंड फिल्टर। और नेक्स्ट लेवल पे जो आता है उसको बोलते हैं प्रेशर फिल्टर, प्रेशर फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में काफ़ी स्लो रेट में पास होता है, इसका रेट जनरली 100 टू 200, 100 से लेके 200 लीटर, 200 लीटर मीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर होता है। दैट मीन्स स्लो सैंड फिल्टर 100 से 200 लीटर पानी को क्लीन करता है फॉर अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 आवर, ठीक है। जहाँ की रैपिड सैंड फिल्टर जो है ये काफ़ी हाई रेट से फिल्टर करता है, 3000 टू 6000। हम देख सकते हैं इसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। और प्रेशर फिल्टर जनरली 6000 टू 15000। तो तीनों का ही रेट याद रखिए, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। यूनिट वही रहेगा, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। लीटर यहाँ पे कैपेसिटी है, मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है और पर आवर इसकी रेट है। तो 6000 टू 15000, राइट। 3000 टू 6000 हो गया रैपिड सैंड फिल्टर के लिए, 100 टू 200 हो गया स्लो सैंड फिल्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन ब्रिक वर्क, कौन सा बॉन्ड है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक लेयर होगा स्ट्रेचर बॉन्ड का, ये स्ट्रेचर बॉन्ड रहेगा और इसके नीचे का कोर्स रहेगा हेडर बॉन्ड का, ठीक है। इसके नीचे हेडर बॉन्ड, इस तरह से हेडर बॉन्ड, फिर हेडर बॉन्ड के नीचे स्ट्रेचर बॉन्ड अगेन, फिर स्ट्रेचर बॉन्ड, फिर इसके नीचे हेडर बॉन्ड, इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। तो इस तरह का जो अल्टरनेट कोर्स इसमें अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर से बना होता है। और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड में एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर एक हेडर, फिर एक स्ट्रेचर फिर एक हेडर, इसी तरह से हर एक लेयर में दोनों ही इंक्लूड होते हैं, इसे बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू लोड कैरिंग कैपेसिटी। अगर हम लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इंग्लिश बॉन्ड को सबसे अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं, और अपीयरेंस वाइज भी ये अच्छा लगता है। एज पर 456 बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीन वैल्यू आपको याद रखनी है, 7, 20 और 26। 7 जो वैल्यू होती है वो होती है कैंटिलीवर के लिए, 20 जो होती है सिंपली सपोर्टेड के लिए, और 26 होती है कंटिन्यूअस बीम के लिए। बीम या फिर स्लैब दोनों में ही ये वैल्यू काम में आएगी, बीम हो चाहे स्लैब हो, ये तीनों के लिए वैल्यू आपको याद रखनी है 7, 20 और 26। और ये सभी वैलिड है किसके लिए? 10 मीटर स्पैन तक के लिए। इससे ज़्यादा अगर है तो उसकी वैल्यू को हम, इन वैल्यू को हम मॉडिफाई करते हैं स्पैन अपॉन 10 से। ठीक है, इस वैल्यू को, सॉरी स्पैन अपॉन 10 नहीं, 10 अपॉन स्पैन से, 10 अपॉन, अगर स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा है तो 10 अपॉन स्पैन की वैल्यू यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 20 और 26 में। तो क्या पूछा है इसमें? कंटिन्यूअस के लिए तो 26, ये हो गया कैंटिलीवर के लिए, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड के लिए, ये हो गया कंटिन्यूअस बीम या स्लैब के लिए। आगे चलते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? कोई भी कंक्रीट को हमने कंस्ट्रक्ट किया है तो उसकी जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन में उसकी जो सर्विस है उसको बोलते हैं ड्यूरेबल। दैट मीन्स कितना वो ड्यूरेबल है, कितना उसकी लाइफ स्पैन है। तो वो किन बातों पर निर्भर करती है? तो पहला इन्वायरमेंट, बिल्कुल इन्वायरमेंट जितना एक्सपोजर जितना हैवी होगा उतनी उसकी लाइफ कम होगी। दूसरा कवर टू एम्बेडेड स्टील, कितना हमने कवर प्रोवाइड किया, क्योंकि इन्वायरमेंट से जो इफेक्ट आने वाले हैं, जो रस्टिंग को कॉज करेगा स्टील में, उसके लिए कवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितना कवर ज़्यादा है, और कवर ज़्यादा नहीं बोल सकते, जितना एडिक्वेट कवर होना चाहिए उतना कवर होना ही चाहिए, जो कि ड्यूरेबिलिटी को अगेन गवर्न करता है। तीसरा शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर, जितना बड़ा शेप है या फिर जितना बड़ा साइज है उतनी उसमें ड्यूरेबिलिटी का इफेक्ट, इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। इन स्टोन मेसनरी सम स्टोन्स एट रेगुलर इंटरवल आर प्लेस्ड राइट अक्रॉस द वॉल, सच स्टोन्स आर नोन एज। देखिए मैं आपको इन सभी के बारे में बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। थ्रो स्टोन किसको बोलते हैं, मैं आपको इसको पिक्चर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आप लोग पिक्चर देखिए इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है थ्रो स्टोन का एग्जाम्पल। थ्रो स्टोन कब यूज करते हैं? सिंपली अगर हम स्टोन मशीनरी में अगर इस तरह से स्टोन को लगाते हैं तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके में कोई बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कुछ बाइंडिंग मटेरियल यूज नहीं किया है। तो ये कुछ टाइम के बाद ऐसे सेपरेट हो जाएगा टू पार्ट्स में और कोलैप्स हो जाएगा। इसी को फिक्स करने के लिए हम थ्रो स्टोन यूज करते हैं। थ्रो स्टोन क्या होता है? पूरे विड्थ का, पूरे विड्थ में हम एक सिंगल स्टोन को प्रोवाइड करते हैं कुछ कुछ डिस्टेंस पे। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये एक थ्रो स्टोन है, ये एक थ्रो स्टोन है, ये एक थ्रो स्टोन है, और बीच में हम छोटे छोटे टुकड़े प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रो स्टोन। तो हम उस स्टोन को हम इजीली, उस मेसोनरी को हम इजीली स्टेबल बना सकते हैं। दूसरा है, ये है कोरबेल स्टोन का एग्जांपल। कोरबेल क्या होता है? बाहर में डेकोरेशन पर्पस के लिए भी हम काम में आते हैं। जो बाहर की साइड इस तरह का आपको दिखता है, दिस इज कॉल्ड कोरबेल। इसका पर्पस डेकोरेशन पर्पस प्लस में स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग पर्पस दोनों होता है, कि जो बाहर प्रोजेक्शन निकला हुआ है इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और डेकोरेशन, डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी काम में आता है। क्वीन स्टोन, क्वीन स्टोन क्या होता है? जनरली हम कॉर्नर पे प्रोवाइड करते हैं कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, टर्निंग है उसके लिए भी कह लो, और ज्वाइंट भी प्रॉपर रहे, देखने में भी अच्छा लगे, उसके लिए हम क्वीन क्वीन स्टोन यूज करते हैं। तो ये तीनों का एग्जांपल मैंने आपको पिक्चर से दिखाया, आपको इजीली रिमेंबर रहेगा और याद रहेगा। तो चलिए हमने डिस्कस कर लिया सभी स्टोन के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि रेगुलर इंटरवल पे जो प्लेस किया जाता है स्टोन 90 डिग्री पे, उस स्टोन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं थ्रो स्टोन। नेक्स्ट इज विच इज सिमिलर टू एन एक्टिविटी बट इट डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्स। देखिए जो रिसोर्स और टाइम दोनों कंज्यूम करे उसको एक्टिविटी बोलते हैं, और इन दोनों में से जो कोई भी कंज्यूम ना करे बट उसकी जगह हो पूरे शेड्यूल में, उसको बोलते हैं डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी नेसेसरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक मेंटेन करता है और यूनिकनेस को मेंटेन करके रखता है। इसलिए डमी एक्टिविटी नीदर कंज्यूम टाइम नॉर कंज्यूम एनी रिसोर्सेस। पर्ट इवेंट ओरिएंटेड, सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड। सीपीएम जो होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, और पर्ट जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड। एक्टिविटी क्या है? मान लो कोई काम करना है, एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन, जैसे कि एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन हमें करवाना है, तो ये एक्टिविटी हो गया। उसकी जो स्टार्टिंग है, जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे, उसको बोलते हैं टेल, इसको और इसको बोलते हैं हेड। हेड इवेंट एंड टेल इवेंट, इन दोनों पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है, और इस पूरी एक्टिविटी को बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी इसमें क्या हो गया? एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन, और इवेंट क्या हुआ? स्टार्टिंग ऑफ एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन एंड और कमेंसमेंट ऑफ एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन और कंप्लीशन ऑफ एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन। तो ये दोनों स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन क्या हो गए?
इवेंट हो गए और एक्टिविटी क्या हुआ, पूरा का पूरा प्रोसेस। तो ये अंतर होता है एक्टिविटी और इवेंट में। तो जो सीपीएम होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है और पर्ट जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमा ब्रिक्स आर। जमा ब्रिक्स क्या होता है, ओवर बर्न्ट ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड देन फोर्थ क्लास ब्रिक आता है, जिसे हम कहते हैं ओवर बर्न्ट ब्रिक, जो कि फर्नेस में सबसे नीचे होता है, वो ओवर बर्न्ट हो जाता है। लेकिन उसकी शेप अगर रेगुलर है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं जनरली हम ओवर बर्न्ट ब्रिक को। किसके लिए, एज अ एग्रीगेट यूज करते हैं, जहाँ पे एग्रीगेट इजिली अवेलेबल नहीं है तो कोर्स एग्रीगेट की तरह उसको हम क्रश करके फ्लोरिंग में यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो जमा ब्रिक्स आर ओवर बर्न्ट ब्रिक विद रेगुलर शेप एंड इट इज यूज वेयर कोर्स एग्रीगेट आर नॉट इजिली अवेलेबल। बेस्ट कोएगुलेंट फॉर रिमूविंग कलर ऑफ वाटर। देखिए कोएगुलेंट्स का काम क्या है कि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या डिजोल्व पार्टिकल्स हैं उसको सेटल डाउन करना। तो कुछ पार्टिकल्स इतने हल्के होते हैं कि वो अपने आप सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें कोगुलेंट्स की जरूरत पड़ती है। कोगुलेंट्स क्या करता है, कई सारे पार्टिकल्स को या तो एक साथ अटैच कर देता है या फिर पार्टिकल के ऊपर अपना एक लेयर बना देता है, जिससे पार्टिकल हैवी हो जाता है और लास्टली वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। तो ऑलम इसमें से, जिसे हम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहते हैं, मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड है। ये कलर भी रिमूव करता है। दूसरा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी हम यूज करते हैं, बट यहाँ पूछा है कि कलर रिमूविंग के लिए कौन सा काम में आता है, तो ऑलम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एज अ कोएगुलेंट्स विच ऑल्सो रिमूव कलर फ्रॉम द वाटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया। देखिए वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसमें अगर बैक्टीरियाज हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसमें बैक्टीरिया होंगे ही होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कितना पॉल्यूशन है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, उसको खत्म करने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एरोबिक रिएक्शन जब होता है तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए टेस्ट होता है। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, कितना ऑक्सीजन वाटर के अंदर अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड डिजोल्व ऑक्सीजन। तो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा से हम ये पता लगाते हैं कि अगर डीओ की वैल्यू सफिशियंट है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर, तो जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, तो वहाँ पे डीओ का लेवल अपने आप कम हो जाएगा। तो डीओ के लेवल से पता लगाते हैं हम कि इसमें कितना बैक्टीरिया या फिर एरोबिक बैक्टीरिया अवेलेबल है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, बीओडी टेस्ट, बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दैट मीन्स बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जितना है, हमने कल भी डिस्कस किया था, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जितना है, कंपाउंड जितना है, उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें कितनी डीओ की जरूरत है, कितना वो डीओ कंज्यूम कर रहा है, डिजोल्व ऑक्सीजन कितना वो कंज्यूम कर रहा है उसको कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए, उसको बोलते हैं बीओडी। दूसरा होता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोडिग्रेडेबल और बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए कितनी जरूरत है ऑक्सीजन की, उसको बोलते हैं सीओडी। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से बीओडी होना चाहिए। देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या होता है, कि बीओडी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूछा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। डीओ का सिंपल मीन होता है कि उस वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजोल्व कंडीशन में अवेलेबल है, कितना ऑक्सीजन डिजोल्व है उस वाटर में। सो डिजोल्व ऑक्सीजन इज नॉट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड जब भी आएगा, और पूछा यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पे आ जाएगा बीओडी। अगर पूछा होता कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को मिला कितना होता है, तो आता है सीओडी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैंने कल भी बताया था आपको इस क्वेश्चन के बारे में कि पर्ट में 4 प्रकार के टाइम का यूज किया जाता है, पेसिमेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट प्रोबेबल टाइम एंड फाइनली वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ऑप्टिमिस्टिक प्लस पेसिमेटिक प्लस मोस्ट प्रोबेबल टाइम को वेटेज रखते हैं हम 4 टाइम्स डिवाइड बाई 6, क्योंकि अब एवरेज लेना है तो 4 वेटेज इसका हो गया 1 और 1, तो 6 हो गया डिवाइड बाई 6। इससे हमें क्या मिलता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। एक एक्टिविटी मोस्ट प्रोबेबल कितना है कि उस टाइम में खत्म हो जाएगा, उसको फाइंड करने के लिए हम ये 3 टाइम को यूज करते हैं और उससे हम निकालते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम किसको बोलते हैं, सबसे कम समय में कब खत्म हो सकता है कोई भी एक्टिविटी। पेसिमेटिक टाइम, जब सब कुछ वर्स्ट हो जाए तो मैक्सिमम टाइम कितना ले सकता है। मोस्ट प्रोबेबल टाइम, कि मोस्टली लाइकली टाइम क्या है कि ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो कितना समय लेगा, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल टाइम। ये फॉर्मूला पूछा है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है बार चार्ट आर कंसीडर्ड टू बी सुटेबल फॉर। बार चार्ट हमने देखा था माइलस्टोन चार्ट, और बार चार्ट किसके लिए काम आता है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए। बार चार्ट की कई सारी कमियां हैं, इसी को सुधारने के लिए
मॉडिफाइड वर्जन में सीपीएम और पर्ट का डेवलपमेंट हुआ था। तो सबसे पहले बार चार्ट यूज होता था। इसमें एक्टिविटी और कंप्लीशन टाइम ऐसे लिखा होता था कि ये एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी का नेम है ए बी सी, कितना टाइम ये कंज्यूम करेगा, मतलब 10 दिन, ये 5 दिन, ये 8 दिन, इस तरह से। तो बार चार्ट कंसीडर टू बी सुटेबल फॉर ओनली माइनर वर्क, क्योंकि ये एक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप नहीं बताता है, यूनिकनेस को मेंटेन नहीं कर पाता है। लॉन्ग प्रोजेक्ट में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसके लिए हम इसको माइनर प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन रेक्टेंगुलर बीम। स्टीरअप्स का काम क्या होता है बीम में? शियर को रेसिस्ट करना, शियर फोर्स को। मेन बार जो होता है, मेन बार इस तरह से होता है और शियर बार इस तरह से होता है, ठीक है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो मेन बार आपको ऐसे दिखेगा और स्टीरअप्स आपको ऐसे बाउंड दिखेगा चारों तरफ से, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट होता है। तो ये मेन बार का काम क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करना। और स्टेप्स का काम क्या होता है? शियर फोर्स को रेसिस्ट करना, ऑल्सो मेन बार को अपनी पोजीशन में रखना। अब इसे कह रहे हैं स्पेसिंग, तो जाहिर सी बात है इसका मेन पर्पस क्या है? शियर फोर्स को रेसिस्ट करना। तो जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वहीं पे इसकी स्पेसिंग कम होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो वहाँ पे स्पेसिंग कम रखेंगे। स्पेसिंग मीन्स कि एक हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, दूसरा, तीसरा, इसकी स्पेसिंग कैसे फाइंड करेंगे? तो जहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा है, हम जानते हैं कि शियर फोर्स की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होती है? सिंपली सपोर्टेड बीम अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें तो शियर फोर्स का अगर डायग्राम बनाए, यूडीएल लोड एज्यूम करें तो शियर फोर्स कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। दैट मीन्स दोनों एंड पे हाईएस्ट होता है और सेंटर पे जीरो, और यहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से मैक्सिमम। तो रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? दोनों एंड्स पे ज़्यादा है शियर फोर्स की, तो एसटीडब्स की स्पेसिंग यहाँ पे कम ही होगी। और सेंटर में शियर फोर्स की वैल्यू मिनिमम है, तो यहाँ पे स्पेसिंग को हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं। जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे स्पेसिंग घटा देते हैं। इसका ऑप्शन ये गलत है। इंक्रीज्ड एट एंड्स नहीं होगा, डिक्रीज्ड एट एंड्स होगा। डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर नहीं, कीप कांस्टेंट नहीं, इंक्रीज्ड एट सेंटर, ये ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। कि सेंटर पे स्पेसिंग को घटा देते हैं, स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे शियर की रिक्वायरमेंट कम होती है। आगे चलते हैं। द अप्रोक्सीमेट कैल्शियम ऑक्साइड CaO की अमाउंट पूछ रहा है, किसमें? सीमेंट में। कल भी मैंने बताया था कि ब्रिक हो चाहे सीमेंट हो, आपको कंपोजिशन की वैल्यू इंपॉर्टेंटली याद ही रखना है। नॉर्मली कंपाउंड वही होते हैं ब्रिक में और सीमेंट में। CaO तो 60 से 67% हो गया। 17 to 25 हो गया किसका? सिलिका का परसेंटेज सीमेंट में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होता है? 3 to 8%, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 का परसेंटेज हो गया। और आयरन कितना होता है? आयरन जनरली 1 to 5% होता है आयरन, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशियम होता है 0.5%, ठीक है। तो कंपाउंड यही जनरली ब्रिक में भी होते हैं, बट परसेंटेज क्या होता है? ब्रिक के केस में सिलिका सबसे हाईएस्ट होता है 60 से 65%, बट सीमेंट के केस में लाइम सबसे ज़्यादा होता है। तो ये लाइम कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं, इसके अमाउंट ये है। तो ये है किसका? सिलिका का अमाउंट, ये है एल्यूमिना का अमाउंट। तो आपको याद रहना चाहिए 1 से 5% तक आयरन ऑक्साइड होता है और 0.5% मैग्नीशिया होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वॉयर बिलो द मिनिमम पुल लेवल। मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे सब देख सकते हैं डायग्राम। ये है स्टोरेज का जोन, जो रिजर्वॉयर है उसके अंदर जो भी स्टोरेज होते हैं। तो देखिए, अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डैम है, ये डैम है, यहाँ पे पानी स्टोर्ड है रिजर्वॉयर डैम से पहले अपस्ट्रीम साइड में। तो इसके जोन बनाए गए हैं कि ये इसका स्पिलवे का क्रेस्ट लेवल है यहाँ तक, और जो मैक्सिमम लेवल है इसको बोलते हैं नॉर्मल पुल लेवल। मतलब मैक्सिमम पानी कहाँ तक स्टोर्ड रहेगा? नॉर्मल पुल लेवल तक। इसके ऊपर अगर कोई पानी आता है तो वो एडिशनली स्पिलवे के थ्रू या क्रेस्ट के ऊपर से पास हो जाएगा डाउन स्ट्रीम साइड में। तो मैक्सिमम वाटर जितना स्टोर्ड रहता है, जितने जिस स्टोरेज को रिजर्वॉयर यूज कर सकता है, वो कहलाता है नॉर्मल पुल लेवल। इसे बोलते हैं सरचार्ज स्टोरेज। नॉर्मल पुल लेवल से ऊपर के लेवल को हम कहते हैं सरचार्ज स्टोरेज, ठीक है। अब आते हैं इससे नीचे। इसके नीचे 3 जोन होते हैं। एक होता है डेड स्टोरेज। तो बॉटम से बेड लेवल से ऊपर के कुछ डिस्टेंस तक को हम एज ए डेड स्टोरेज रखते हैं। इस पानी को हम यूज नहीं करते रिजर्वॉयर की के वर्क के लिए। जिस पर्पज के लिए हमने रिजर्वॉयर को डिजाइन किया है उसको हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि सिल्टिंग रिजर्वॉयर के जो बॉटम पोर्शन है जिसे हम डेड स्टोरेज कहते हैं, उस वॉल्यूम को हम जनरली उसके इक्वल रखते हैं जितना सेडिमेंट वहाँ पे स्टोर होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे वाटर रुक गया तो सेडिमेंट भी, जो सिल्टिंग हो रही है, वहाँ पे स्टोरेज होगी। तो डेड स्टोरेज के वाटर को हम स्टोरिंग पर्पस के लिए रखते हैं कि जितना भी सिल्टिंग होगा वो वहाँ पे स्टोर होगा। इट विल नॉट बी यूज फॉर अ रिजर्वॉयर पर्पस। जो रिजर्वॉयर जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया है
उस वाटर को हम यूज नहीं करेंगे। मिनिमम पुल लेवल क्या होता है? मिनिमम पुल और नॉर्मल पुल ये दोनों लेवल है, ये अपर लेवल है और ये बॉटम लेवल है। जितनी रिजर्वॉयर जिसके लिए डिजाइन किया गया है, रिजर्वॉयर हमने मान लो किसी कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया गया तो रिजर्वॉयर कैपेसिटी नॉर्मल पुल लेवल और मिनिमम पुल लेवल के बीच में ही डिजाइन होती है। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानने की जरूरत है। तो डेड स्टोरेज हमेशा से जो नीचे है वो सिल्टिंग के लिए क्या पूछा है? वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वॉयर बिलो द मिनिमम पुल लेवल। अभी हमने देखा मिनिमम पुल लेवल से जो नीचे होगा उसको बोलते हैं डेड स्टोरेज। यूजफुल स्टोरेज किसको बोलते हैं? नॉर्मल पुल लेवल, नॉर्मल पुल लेवल माइनस मिनिमम पुल लेवल। ठीक है, इसके बीच में जो वाटर स्टोर्ड हो रहा था, जो हम यूज कर सकते हैं रिजर्वॉयर में, उसको बोलते हैं यूजफुल स्टोरेज। नेक्स्ट है, ये तो सिंपल फार्मूला पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो बी डी क्यू बाई 12 पाई बाई 64 डी रेज टू पावर 4। ये किसके लिए होता है? सर्कुलर के लिए। रेक्टेंगुलर है तो बी डी क्यू बाई 12। नेक्स्ट है, ये बेंडिंग फार्मूला पूछा है, इसमें इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। बेंडिंग फार्मूला क्या होता है? एम ओवर आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। जब कोई बीम प्योर बेंडिंग में हो, कोई शियर फोर्स नहीं है उस पर, तो उस केस में जो उसमें फोर्सेस आ रहे हैं या रिएक्शंस आ रहे हैं उनका ये रिलेशन है। मोमेंट, यहाँ बेंडिंग मोमेंट है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस, y is the distance from neutral axis, e is the modulus of elasticity, r is the radius of curvature। ठीक है, तो बस इसमें ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर हो गया। इसमें आपको क्या m किसी में ऊपर कर दिया है, किसी में i ऊपर कर दिया है, किसी में y ऊपर कर दिया है, आपको ये चीज देखना था। बेंडिंग फार्मूला और टॉर्शन फार्मूला, ये दो फार्मूला तो आप डेफिनेटली याद रखिए, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस द क्वांटिटी इज टेकन एज अ रिडंडेंट। स्टिफनेस मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड दोनों ही मेथड है एनालाइज करने के लिए। तो स्टिफनेस मेथड में डिफ्लेक्शन और रोटेशन को हम एज अ अननोन्स मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंतर्गत आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। और फोर्स मेथड होगा तो उसमें हम फोर्स को अननोन मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर विच सपोर्ट एक्सटर्नली अप्लाइड लोड बाय डेवलपिंग टेंशन। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि लोड ट्रांसफर करता है बाय टेंशन? तो केबल है। आर्च हम जानते हैं कंप्रेशन के थ्रू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर कॉलम। कॉलम के लिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर है ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन कैसा होता है? होलो सेक्शन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमें जरूरत है। तो ये होलो सेक्शन अगर होगा, ये सॉलिड पोर्शन है, ये सॉलिड पोर्शन है, तो इसमें क्या हुआ कि इसके सीजी से मैक्सिमम मास बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस साइड में जाता है, तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी और इससे हमें हमारे स्ट्रक्चर लोड करिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका ट्यूबुलर सेक्शन है। बट इस केस में मुझे डाउट लग रहा है इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। कोई सॉलिड राउंड है, फ्लैट स्ट्रिप तो नहीं होगा, हेक्सागोनल भी नहीं होगा। रेक्टेंगुलर और सॉलिड में सॉलिड राउंड ठीक है, बट अगर आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे और ट्यूबुलर सेक्शन अगर आपके ऑप्शन में हो तो उसको आप टिक कर सकते हैं, वही सबसे बेस्ट शेप होता है। आगे चलते हैं। एज पर आईएस 800 इन केस ऑफ अनस्टिफन्ड वेव। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि स्टिफनर की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब रेशियो किसके रेंज में लाई करे। तो देखिए इस केस में अगर रेशियो d बाई 85 से कम है तो इसको बोलेंगे अनस्टिफन्ड। इसमें कोई स्टिफनर की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्लेंज और वेव ही सफिशियंट है लोड को ट्रांसफर करने के लिए। अगर ये रेशियो d बाई 200 से कम हो, अगर 200 तक हो, दैट मीन्स लेस देन 200 हो, अप टू 200 हो, तो सिर्फ वर्टिकल की जरूरत पड़ती है। अगर सिर्फ 85 से 200 के बीच में हो तो सिर्फ वर्टिकल की, 85 से कम हो तो नो स्टिफनर, 200 से कम हो तो सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर। अगर 250 से कम हो, 200 से ग्रेटर हो और 250 से कम हो तो वर्टिकल प्लस 1 हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल कहाँ पे? 2/5 ऑफ h फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो पहला स्टिफनर जो होगा, मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेट गटर है, तो जो पहला हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ से 2/5 डिस्टेंस पे प्रोवाइड करेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इस तरीके से। और अगर ये रेशियो 400 पे चला गया, दैट मीन्स 250 से ग्रेटर हो गया और 400 से कम है, तो 2 वर्टिकल प्रोवाइड करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल तो प्रोवाइड करेंगे ही और 2 हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करेंगे। तो पहला हॉरिजॉन्टल का लोकेशन भी पूछते हैं कई बार क्वेश्चन में, तो आपको पता लग गया 2/5 ऑफ द टोटल डेप्थ,
फ्रॉम टॉप फ्लेंज, और दूसरा प्रोवाइड करेंगे हम न्यूट्रल एक्सिस पे। तो एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि लोकेशन बताइए, पहला वर्टिकल स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, दूसरा कहाँ प्रोवाइड किया जाता है और कब प्रोवाइड करते हैं। तो अगर 400 से कम है तो दोनों प्रोवाइड करेंगे, 250 से कम है तो एक हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अगर 200 से कम है तो सिर्फ वर्टिकल, 85 से कम है तो नो स्टिफनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेट गर्डर से क्वेश्चन जनरली इतने में से ही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही पूछा सेटिंग टाइम के लिए, हमने अभी डिस्कस किया था। सेटिंग टाइम के लिए वीके टेम्परेचर यूज करते हैं। ब्लेंस एयर किसके लिए, फाइनेस के लिए, लीड कैटिलेटर साउंडनेस के लिए, विस्कोमीटर विस्कोसिटी के लिए। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर, ये क्वेश्चन मुझे कुछ सही से क्लियर नहीं हुआ क्या कहना चाह रहा है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आर मिनिमम, इन दोनों का रेशियो होता है। यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर इज, ये रेशियो पूछना चाहिए था इसको, बट ये अगर आंसर हो भी सकता है तो एक्सेल कंप्रेशन मुझे लग रहा है, पर बेंडिंग किस तरह से मुझे कुछ इसका क्वेश्चन का समझ ही नहीं आया कि क्या पूछना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। द डाया ऑफ द बोल होल इज टेकन एज, देखिए अगर आप 800 2007 की बात करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट अलग है बिल्कुल। 12 टू 14 डिग्री हो mm हो तो 1 mm इंक्रीज करते हैं, 14 टू 16 हो तो 2 mm इंक्रीज करते हैं, और 16 से ज़्यादा हो तो 3 mm इंक्रीज करते हैं, ऐसा कुछ क्लॉज है। ठीक है, तो इसमें 1 mm 2 mm 3 mm का ही प्रोविजन है 2007 वाले में, बट 1984 में प्रोविजन में गिवन है 1.6 mm, इसलिए 1.6 mm। सो मोस्टली क्वेश्चन 1984 वाले वर्जन से ही पूछा जाता है, तो आपको 1984 का भी वर्जन आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। सॉइल विच प्लॉट अबव ए लाइन, जब हम सॉइल खास करके फाइन ग्रेन सॉइल को हम क्लासीफाई करते हैं तो उसके लिए हम प्लास्टिसिटी की वैल्यू यूज करते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है, आईपी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस, अभी मैंने बताया था लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। लाइन हम ऐसे ऐसे ड्रॉन होता है लाइन, तो लाइन से ऊपर यहाँ पे 20%, यहाँ पे 35% और यहाँ पे 50%, इससे जो 50% से होता है उसे हम कहते हैं सी एच, लाइन से ऊपर, और ये है ए लाइन, इसको बोलते हैं सी आई, इसको बोलते हैं सी एल। लो कंप्रेसिबिलिटी क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले और हाई कंप्रेसिबल क्ले, और इस लाइन से नीचे, ए लाइन से जो नीचे होता है उसको हम सिल्ट सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पिट हो गया। तो लाइन से नीचे अगर है तो ऑर्गेनिक सॉइल जैसे कि पिट या फिर सिल्ट होगा, और ए लाइन से ऊपर है प्लास्टिसिटी चार्ट में, ये कुछ नहीं प्लास्टिसिटी की वैल्यू है। और इस लाइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 0.73 इंटू आई पी माइनस 20, ये एक्चुअल सॉइल की वैल्यू है। इसको हम, ये ए लाइन की वैल्यू है, ए लाइन का ये इक्वेशन है, इससे हम ए लाइन की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल जो सॉइल का आईपी है उससे कंपेयर करेंगे, तो पता लग जाएगा कि सॉइल की जो आईपी है वो इससे ऊपर लाई कर रही है, नीचे लाई कर रही है। अगर ऊपर लाई कर रहा है तो क्ले कहलाएगा, नीचे लाई कर रहा है तो सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर सॉइल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्ले यूज बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी के द्वारा जो सॉइल फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं टॉलस। लेकुस्ट्रेन सॉइल किससे बनता है, लेक के द्वारा बनता है। एलुवियल सॉइल रिवर वाटर के द्वारा बनता है, रिवर के वाटर के द्वारा। मक क्या है, अगेन मक एक पिट का दूसरा फॉर्म है, मतलब ये ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल, ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। आगे चलते हैं। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन अ पाइल डेवलप्स व्हेन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम पाइल को ड्राइव कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर, और इसके अंदर अगर हम कॉम्पेक्शन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, सराउंडिंग सॉइल भी सेटल होता है ड्यू टू कॉम्पेक्शन। तो ये कंडीशन कब होती है, जब सॉइल ज़्यादा सेटल हो नीचे एज कंपेयर टू दिस पाइल, तो क्या करेगा ये सॉइल, इसको भी अपने साथ नीचे ले जाएगा, तो एडिशनल फोर्स जनरेट करेगा, जिसको बोलते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो गया, द सॉइल सो सराउंडिंग इट सेटल मोर देन द पाइल, जब पाइल से ज़्यादा सराउंडिंग सॉइल सेटल हो रहा हो नीचे की तरफ तो ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप करता है, जो कि पाइल को नीचे की तरफ खींचता है। इससे इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इस पे लोड बढ़ जाता है। इसको कैसे भी पूछ सकते हैं आपको कि लोड के साथ क्या होता है, तो लोड बढ़ जाता है। कैरिंग कैपेसिटी के साथ क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है। कब आता है, तो जो
न्यूली फील्ड सॉइल, और ये मैक्सिमम किस में देखा गया है, लूज लूज सॉइल हो या फिर न्यूली फील्ड सॉइल हो उसमें भी देखा गया है। तो ये फेनोमेना किस में होता है, तो कैसे भी आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैनोमीटर इज यूज टू, मैनोमीटर का काम क्या है, प्रेशर मेजरमेंट। मैनोमीटर किसका डेवलपमेंट है, पीजोमीटर का। पीजोमीटर का काम क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे उसका प्रेशर हेड मेजर करना। मान लो ये पाइप है, यहाँ पे हमने पीजोमीटर लगा दिया, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ पे जितना भी यहाँ पे राइज करेगा इस वाटर की एनर्जी बताएगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल पीजोमीटर। मैनोमीटर इसका डेवलपमेंट है। अगर किसी दो पाइपलाइन के बीच में प्रेशर का डिफरेंस मुझे मेजर करना है तो उस केस में हम मैनोमीटर यूज करते हैं, हाई प्रेशर के केस में। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में क्या करते हैं, हम इस पाइप से इस यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट करते हैं और दूसरा एंड इसका फ्री होता है एटमॉस्फेयर में, इसे बोलते हैं सिंपल मैनोमीटर। और डिफरेंशियल मैनोमीटर में ये दो पाइप से कनेक्टेड होता है, तो ये बताता है डिफरेंस बिटवीन पाइप ए पाइप बी। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर डिफरेंस के लिए, सिंपल मैनोमीटर किसी भी एक पाइप में एयर के साथ डिफरेंस के लिए, मतलब गेज प्रेशर के लिए, गेज प्रेशर के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं गेज प्रेशर, और अगर जीरो ले रहे हैं, वैक्यूम से ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। आगे चलते हैं, मीटा सेंट्रिक इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये बहुत बार पूछा गया है, तो सीजी और मीटा सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं मीटा सेंट्रिक हाइट। और ये कहाँ पे काम में आता है, फ्लोटिंग बॉडी के लिए, जो बॉडी फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, उसके लिए मीटा सेंट्रिक हाइट। मीटा सेंट्रिक हाइट जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उस शिप की या बोट की उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन कंफर्टेबल उतना ही कम होगा, क्योंकि वो उतना ही ऑसिलेट कर सकेगा। मीटा सेंट्रिक हाइट जितना ज्यादा होगा, बॉडी उतनी ही आसानी से नहीं डूबने वाली, मतलब उसकी स्टेबिलिटी काफी रहेगी, काफी फोर्स लगाना पड़ेगा या काफी टिल्ट करना पड़ेगा उसको सिंक करने के लिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम दे रखा है, पॉइंट लोड है फ्री एंड पे, तो ये तो सिंपल फार्मूला बेस्ड है, WL³/3EI। अगर ये क्या पे डिफ्लेक्शन पूछा है, स्लो पूछा होता है WL²/2EI। ये तो फॉर्मूला आपको रटना है, इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई भी। फाइंड करना चाहे तो भी आप फाइंड कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट से। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ कंपाउंड स्ट्रेस सिस्टम। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कांस्टेंट। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। ब्रास कुड नॉट बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ये क्वेश्चन भी आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो चुका है कि कोई भी, ब्रास को छोड़िए, स्टील के अलावा कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज किया जाता आरसीसी में टू रेसिस्ट द टेंसाइल फोर्स। क्यों, क्योंकि अगर कंक्रीट के अंदर कोई और मटेरियल यूज करेंगे जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर अलग है, तो जब हीट बढ़ेगा तो कंक्रीट अलग अमाउंट में एक्सपेंड होगा, मटेरियल जो मटेरियल हमने यूज किया है वो अलग अमाउंट में एक्सपेंड होगा, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, उससे डिफरेंशियल स्ट्रेन आएगा, जिसकी वजह से दोनों में क्रैक आ जाएगा, कंक्रीट में क्रैक आ जाएगा और दोनों में बॉन्डिंग छूट जाएगा। तो जिस पर्पस के लिए हमने डाला है वही पर्पस ही खत्म हो जाएगा। स्टील की भी और कंक्रीट की भी, दोनों की अल्फा की वैल्यू सेम होती है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं स्टील को कंक्रीट के साथ। और वो वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ये होती है अल्फा फॉर स्टील भी और अल्फा फॉर कंक्रीट भी, अप्रोक्सीमेट दोनों सेम होते हैं इसके आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। ये सबको पता है 45 डिग्री और 135 डिग्री दोनों होता है। तो यहाँ पे टाउ मैक्स हमें देखने को मिलता है, एक में मेन जो शियर स्ट्रेस है वो, और ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहाँ मिलता है हमें, 135 डिग्री पे, और प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ इसका एंगल क्या होता है, 45 डिग्री। अगर ये नॉर्मल है तो इसके साथ, इसीलिए कंक्रीट में 45 डिग्री पे शियर क्रैक डेवलप होते हैं। आगे चलते हैं, हुप स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर। थिन सिलेंडर की जब भी बात आती है, दो प्रकार के स्ट्रेस जनरेट होते हैं। एक होता है हुप स्ट्रेस, जिसे हम सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इसके चारों साइड में मान लीजिए बलून है, इस तरह से बलून है, इसमें अगर हम एयर फिल करेंगे तो जो इसकी सरकमफ्रेंस पे जो फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से एक्सपेंड करेगा, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या फिर हुप स्ट्रेस। और जो इसकी लेंथ में फोर्स लगेगा, जो इसको लेंथ चेंज करेगा, जिस फोर्स की वजह से इसका लेंथ चेंज होगा, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जनरली इसका फॉर्मूला भी पूछते हैं आपसे, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या फिर हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है PD/2T, और लॉन्गिट्यूडनल का स्ट्रेस इसका हाफ होता है जस्ट,
PD/4T। तो कई बार आपसे रिलेशन भी पूछ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल और सरकमफ्रेंशियल या फिर हुप स्ट्रेस में, कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हाफ होता है सरकमफ्रेंशियल या फिर हुप स्ट्रेस के, और वैल्यू कितनी होती है, तो PD/2T होती है सरकमफ्रेंशियल के लिए, और लॉन्गिट्यूडनल के लिए PD/4T। शियर स्ट्रेस के लिए PD/8T। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड विल बी, ये सिलेंडर है या फिर शाफ्ट है। शियर स्ट्रेस में कैसे प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम एट सरकमफ्रेंस, और जैसे जैसे हम इंटरनल में आते जाएंगे सेंटर पे 0, तो मैक्सिमम एट सरकमफ्रेंस। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द फोर्स विच मेट एट वन पॉइंट बट लाइन ऑफ एक्शन, देखिए दो प्रकार का इसमें कंसेप्ट होता है, एक कंकरेंट और एक कोप्लेनर। जब सारे फोर्स किसी भी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हो, बहुत सारे फोर्स एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं और सबका प्लेन भी सेम हो, एक्स में, वाई में या फिर जेड में, किसी भी एक प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो तो कोप्लेनर बोलेंगे, अगर सेम प्लेन में नहीं हो तो नॉन कोप्लेनर बोलेंगे। अगर एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं तो कंकरेंट बोलेंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं तो नॉन कंकरेंट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या पूछा है कि मीट एट अ पॉइंट, तो कंकरेंट हो गया। देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन प्लेन, नहीं हो रहा है प्लेन में तो नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर बट मीट हो रहे हैं तो कंकरेंट। आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगल का पूछा है तो BH3/36 अबाउट सेंट्रोइड, अबाउट सेंट्रोइड पूछा है, जिसका सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, यहां से अगर बात करें तो H/BH/3, और अगर बेस के वर्ड पूछता तो BH3/12, अगर बेस के वर्ड पूछे तो BH3/12, अगर सेंट्रोइड के वर्ड तो BH3/36। आगे चलते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है, जिप्सम जिसे हम बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट, इसका दूसरा नाम है जिप्सम। ठीक, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मैंने अभी बताया, कंक्रीट का हो चाहे स्टील का हो सेम ही रहता है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग होता है, बट अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम होता है। रॉक विच डू नॉट, द रॉक विच इज नॉट कैल्सेरियस, मतलब जिसमें कैल्शियम रिच नहीं है, होता तो सभी है सभी रॉक में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली richness of the कंपोजिशन। लाइमस्टोन में कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, मील में पता नहीं, चाक में भी कैल्शियम होता है, इसमें भी CO ज्यादा होता है। लेटरिटिक क्या है, एल्यूमिना रिच, क्योंकि ये लेटराइट है, तो ये इसमें एल्यूमिना सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन अगर पूछ रहा है कि नॉट कैल्सेरियस तो ये एल्जीरियस होता है, ये अर्जिलिशियस होता है। नेक्स्ट है शियर एनफोर्समेंट इन RCC इज प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट, शियर का काम क्या मैंने अभी बताया था, शियर फोर्स को रोकना, और उस शियर फोर्स की वजह से क्या डेवलप होता है, तो डायगोनल टेंशन डेवलप होता है। डायगोनल टेंशन को, डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन, तो डायगोनल कंप्रेशन को तो कंक्रीट रेसिस्ट करता है, बट डायगोनल टेंशन को शियर एनफोर्समेंट रेसिस्ट करता है। नेक्स्ट आता है रेलवे का क्वेश्चन है कि अगर ब्रिज की टोटल वाटरवे अगर 18 मीटर से कम है और अगर स्पैन लेस देन 12 मीटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड माइनर ब्रिज। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आज का। द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर अ ब्रिज गैप इन हिली एरियाज, फॉर ब्रिजिंग गैप इन हिली एरियाज ब्रिज आर आइडेंटिकल, ब्रिज आर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन किस केस में होता है, देखिए कोई भी हिली एरियाज हैं तो वहां पे हमें कैसा सॉल्यूशन चाहिए कि कम से कम कंस्ट्रक्शन हो, वहां पे हम पियर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वाई, बिकॉज पियर का कॉस्ट बहुत आएगा क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। तो इसीलिए हिली एरियाज में हम कौन सा ब्रिज प्रोवाइड करते हैं, सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, सिर्फ एंड सपोर्ट चाहिए और बीच में हम इसको सस्पेंड कर देते हैं और यहाँ पे स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं और केबल्स के थ्रू यहाँ पे हम लोड को ट्रांसफर करते हैं, राइट, केबल्स के थ्रू हम लोड को ट्रांसफर कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन ब्रिज। तो 99.99% टाइम अगर कोई हैवी लोड ना हो, सस्पेंशन ब्रिज की एक लिमिटेशन भी है कि इट कैनॉट कैरी हैवी लोड, ट्रेन हम इससे पास नहीं करवा सकते, बस हम इससे पास नहीं करवा सकते, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हम सस्पेंशन ब्रिज को यूज करते हैं हिली एरियाज में। तो ये था आज का पार्ट, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग 250 से लेके 251 से लेके 300 क्वेश्चन आखिरी पार्ट में।
थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।